हेलो एवरीवन, दिस इज़ एफ के मेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ इंजीनियर फरमान खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हमने टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है? हम जब अपने एयर कंडीशनर को अक्सर कहते हैं कि 1 टन का एयर कंडीशनर यूनिट है, 2 टन का है, 1.5 टन का है, तो बेसिकली ये टन से क्या मुराद है, ये आज हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस करना है। इसको कुछ कैलकुलेशन भी इसकी करनी है। साथ ही साथ में हम स्लाइड नंबर 2 में ये बात करेंगे कि अगर एक एयर कंडीशनर यूनिट जो है वो 1 टन के लिए ही डिज़ाइन हो चुका हो, यानी ये एक एयर कंडीशनर यूनिट जो है ना, ये 1 टन ऑफ एयर कंडीशनर का यूनिट है, तो क्या ये हमेशा से ही यही रहेगा या इसके अंदर कोई कमी बेशी भी आ सकती है? तो इनके अंदर काफ़ी जो है ना फैक्टर्स हैं जो कि इस स्लाइड में है, कुछ दूसरे स्लाइड में है। ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे एयर कंडीशनर की कैपेसिटी को 1 टन नहीं रहने देता। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करते हैं बहुत ही डिटेल में। इससे पहले कि हम स्टार्ट कर लें, इससे पहले अबाउट मी, माय नेम इज़ इंजीनियर फरमान खान, लेक्चरर HVAC एट गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज इन पाकिस्तान। अगर आप मुझे यूट्यूब पर, फेसबुक पेज पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉलोअप करना चाहते हैं तो इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की जो लिंक्स है वो मैंने अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, वहाँ से लिंक को फॉलो करके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई HVAC मैकेनिक है या HVAC स्टूडेंट है और आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं जूम ऐप पर, जो कि हम एवरी नाइट 9 PM पर 1 घंटे का क्लास लेते हैं, तो वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन करना है तो मुझे आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। शुरू करेंगे आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को, और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँगा कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो हमारे एयर कंडीशनर यूनिटों की या रेफ्रिजरेटर यूनिटों की कैपेसिटी होती है, उन कैपेसिटी के जो पावर होता है वो हम किस तरह निकालते हैं। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है? सबसे पहले इसका डिफिनीशन हम डिस्कस करते हैं। A ton of refrigeration is a unit of power used in air conditioning and refrigeration. It represents the amount of heat energy needed to melt 1 ton of ice in a 24-hour period at freezing point. रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में टन ऑफ रेफ्रिजरेशन पावर की एक इकाई है। इससे मुराद हरारत की वो मकदार जो कि 1 टन बर्फ़ को नुक्ते इंजमात पर 24 घंटों में पिघलाने के लिए दरकार हो। फ़र्ज़ कर लीजिए हमारे पास एक बर्फ़ का ब्लॉक है जिसका टेम्परेचर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट याद रख लें, बर्फ़ का या वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये आपके अपने जहन में होना चाहिए। अब 1 टन वज़न के हिसाब से बर्फ़ कितना है? ये पाउंड में 2000 पाउंड के बराबर है। ठीक है ना, 2000 पाउंड जो है ना ये 1 टन वज़न का बराबर है। तो अगर 1 टन आइस का ये ब्लॉक है हमारे पास और इसका वज़न पाउंड में 2000 पाउंड है और टेम्परेचर इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब अगर इस आइस को अगर हम यहाँ से हीट पहुँचाएँ तो ये हीट इसके अंदर जज़ब होगा। ठीक है ना, अगर इस आइस के ब्लॉक को हम इतना हीट पहुँचा दें कि 24 घंटों में ये टोटली वाटर में कन्वर्ट हो, यानी पिघल कर वाटर बन जाए, तो कितना हीट इसने लिया होगा? ये हीट हमारे पास 1 टन ऑफ एयर कंडीशनर का कैपेसिटी होगा 24 घंटों में। याद रख ले, ये 24 घंटों में होगा। अब इसका उल्ट क्या होगा कि अगर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कोई वाटर है जिसका वज़न 1 टन है, 1 टन का मतलब 2000 पाउंड है वज़न में। ठीक है, तो अगर इस पानी से हमने हरारत निकालना है और इतना हरारत हम इससे निकाल लें कि 24 घंटों के दौरान ये टोटल जो वाटर है ये जम कर बर्फ़ का ब्लॉक बन जाए, तो इस दौरान कितना हीट हमने वाटर से निकाला होगा, वो हीट इफ़ेक्ट जो है हमारे पास 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की कैपेसिटी के बराबर होगा। ये जस्ट एक कंसेप्ट है कि यानी टन ऑफ एयर कंडीशनर की जो कैपेसिटी है उसमें हमें किसी चीज़ से कितना हीट निकालना पड़ता है, कितना हीट डालना पड़ता है। लेकिन याद रख ले, टन ऑफ एयर कंडीशनर की जो कैपेसिटी है ये टाइम डिपेंडेंट है, यानी किसी मखसूस टाइम में कितना हीट निकलेगा या कितना हीट जज़ब होगा, ये चीज़ हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब फ़र्ज़ कर लें कि अगर हमारे पास 1 टन का आइस का ब्लॉक है और इसका 1 टन ऑफ आइस जो है ना ये बराबर होते हैं पाउंड में 2000 पाउंड के। ठीक है, लेटेंट हीट फ्यूजन 1 पाउंड के लिए कितना होगा? अगर फ़र्ज़ कर इससे हम 1 पाउंड का टुकड़ा ले लें यहाँ पर, जिस तरह हमने यहाँ पे लिया हुआ है, अगर इससे हम 1 पाउंड यानी 454 ग्राम का बर्फ़ का टुकड़ा ले लें और इसको हम कन्वर्ट करना चाहे पानी में,
तो ये जो 1 पाउंड बर्फ़ है ये 144 BTU का हरारत जज़ब करके तभी पानी में तब्दील होगा। इसका उलट क्या होगा, अगर 1 पाउंड का पानी हम इस पॉट से ले लें, 1 पाउंड यानी 454 ग्राम का पानी हम इस पॉट से ले लें और इस पॉट के अंदर से हम हरारत को बाहर निकालना शुरू कर दें, तो कितना हीट हम बाहर निकाल लेंगे तभी ये 1 पाउंड का पानी बर्फ़ बन जाएगा। वो हीट कितना होगा जो हम इसे निकालेंगे, वो भी 144 BTU ही होगा। तो इसका मतलब कि 144 BTU जो हरारत है ये स्टैंडर्ड है बर्फ़ से पानी बनने में या पानी से बर्फ़ बनने में। शर्त सिर्फ ये है कि इसमें 1 पाउंड का वज़न हो, ठीक है ना, 1 पाउंड का, इसी तभी तो ये BTU पर पाउंड है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब 24 आवर में किस तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे, अगर 1 पाउंड के लिए ये 144 BTU होगा तो 2000 पाउंड के लिए, जो 2000 पाउंड का ये ब्लॉक है, इसके लिए कितना हो जाएगा, 2000 ज़रबे 1 पाउंड का 144 इसमें ज़रब कर दें तो 2000 ज़रबे 144, इसका मतलब कि 2,88,000 BTU हरारत हम इस आइस के अंदर जज़ब करेंगे तभी इसने वाटर बनना है 24 घंटों में। या 2,88,000 BTU का हरारत अगर हम इस पानी से निकालेंगे तभी इस पानी ने बर्फ़ बनना है 24 घंटों के दौरान। तो ये जो कैपेसिटी है 1 टन एयर कंडीशनर के लिए, ये 24 घंटों के लिए है, ठीक है ना, ये 24 घंटों के लिए है। अगर इसको हम 1 घंटे के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे तो 2,88,000 BTU का हरारत जो है ये 24 घंटे के लिए है। अगर हम 1 घंटे में निकालेंगे तो 2,88,000 को हम 24 पर तकसीम कर लेंगे तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन पर आवर कितना हो जाएगा, इसी 2,88,000 BTU को आप 24 पर डिवाइड कर ले, क्योंकि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। तो अगर आपने 1 घंटा निकालना है तो 24 पर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू, या अगर आप कैलकुलेटर से कर लेंगे तो आपके पास 12,000 BTU फी घंटा आ जाएगा। तो ये 2,88,000 BTU जो है ना ये 24 घंटे के लिए है। अगर आपने यही कैपेसिटी किसी मशीन के ज़रिए से निकालनी है, जैसे हमारा एयर कंडीशनर डिवाइस है, अगर उस डिवाइस से आपने निकालनी होगी और 1 घंटे के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अमूमन हमारे एयर कंडीशनर फ़ी घंटे के लिए डिज़ाइन हुए होते हैं, यानी उस पर जो डेटा लिखा होता है उसमें 12,000 BTU फी घंटा लिखा होता है। ठीक है, तो 2,88,000 को आप 24 पर डिवाइड कर लें तो आपके पास 1 घंटे के हिसाब से कैलकुलेशन आ जाएगी। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन पर आवर इज इक्वल टू 2,88,000 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 12,000 BTU पर आवर। अगर किसी एयर कंडीशनर के अंदर ये सलाहियत है कि वो 12,000 BTU का हरारत किसी जगह से निकाल सके 1 घंटे के अंदर, तो उस एयर कंडीशनर की कैपेसिटी 1 टन कहलाएगी। ठीक है, ये घंटे के हिसाब से बात हो गई। अगर पर मिनट के हिसाब से हम बात कर लें तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन पर मिनट क्या हो जाएगा, इसी 12,000 को डिवाइड कर ले 60 पर, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 12,000 को डिवाइड कर ले 60 पर, ये बराबर हो जाएगा 200 BTU पर मिनट। यानी 1 मिनट में अगर 200 BTU का हरारत कोई डिवाइस अगर किसी जगह से निकाल सकने की सलाहियत रखता हो तो उस डिवाइस की कैपेसिटी भी 1 टन ऑफ एयर कंडीशनर होगी। ठीक है, ये पर मिनट के हिसाब से हुआ। 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन पर सेकेंड मुसावी है यही जो 200 BTU का हरारत पर मिनट में आया है आपके पास, इसी 200 BTU का आप 60 पर दोबारा से डिवाइड कर लें, तो चूंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं तो 200 को डिवाइड कर ले 60 पर, ये आपके पास 3.333 BTU का हरारत 1 सेकेंड में आ गया। इसका मतलब कि अगर किसी एसी के अंदर, किसी डिवाइस के अंदर ये सलाहियत हो कि किसी जगह से 3.33 BTU का हरारत एक जगह से निकाल सकने की सलाहियत रखता हो, तो उस यूनिट की कैपेसिटी भी एक एयर कंडीशनर ही होगी। तो इसका मतलब ये है कि यानी ये जो वैल्यूज़ हैं या ये जो वैल्यूज़ हैं ये वाले, इसमें से कोई भी वैल्यू किसी एयर कंडीशनर यूनिट पर लिखी गई हो तो आपने फ़ौरन समझना है कि ये 1 टन ऑफ एयर कंडीशनर के ही बराबर होगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये बात कर रहे हैं कि क्या हर एक एयर कंडीशनर जो कि 1 टन के लिए डिज़ाइन हो चुका हो, क्या ये हर वक्त 1 टन ही होगा? ठीक है ना, तो इसका जवाब है जी नहीं। देखिए, टन ऑफ एयर कंडीशनर जो है ये एक कूलिंग या हीटिंग इफेक्ट है जो कि एक एसी आपको दे सकता है। बेसिकली एसी जो है ना ये 1 टन का नहीं होता, एसी 1 टन का नहीं होता। जो 1 टन
एयर कंडीशनर हम ले लेते हैं कि भाई फलाना रूम के अंदर जो एसी लगा हुआ है इसकी कैपेसिटी है 1 टन, तो 1 टन का ये मतलब होता है कि ये 12,000 BTU का हीट निकालने का या हीट कमरे के अंदर लाने का एक इफेक्ट देता है आपको, जिसको हम फिर 1 टन की कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, सो ये कैपेसिटी हर वक्त उसी तरह मेंटेन नहीं होगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनको अफेक्ट करती है। क्या क्या चीज़ें? नंबर 1 है लेक ऑफ मेंटेनेंस। अगर आप अपने एयर कंडीशनर यूनिट के अंदर फर्ज कर लीजिए एसी जो है ना ये डिज़ाइन हुआ है, इसका 12,000 BTU पर आवर की इसकी कैपेसिटी है, जो कि किसी रूम के अंदर से 12,000 का हरारत BTU का हरारत ये 1 घंटे के अंदर निकाल सकने की सलाहियत रखता है या 1 घंटे के अंदर बाहर से अंदर लाने की सलाहियत रखता है। तो इस यूनिट की कैपेसिटी कितनी होगी? 12,000 BTU पर आवर यानी 1 टन होगी। अब अगर यही एयर कंडीशनर आपने किसी रूम के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है और इसमें लेक ऑफ मेंटेनेंस, आप इस टाइम टू टाइम इसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे, तो ये एयर कंडीशनर आपको उसी तरह 12,000 BTU पर आवर का हीटिंग कैपेसिटी या कूलिंग कैपेसिटी नहीं दे सकेगा। ठीक है, सो लेक ऑफ मेंटेनेंस में क्या आता है? रेगुलर मेंटेनेंस इज क्रूशियल फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इफ द एयर फिल्टर्स कॉइल्स एंड फिन्स आर डर्टी आर क्लॉग्ड एयर फ्लो बी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड लीडिंग द रिड्यूस्ड एफिशिएंसी। मेंटेनेंस का मतलब है कि इसके टाइम टू टाइम सर्विस करना, इसका टाइम टू टाइम फिल्टर्स वगैरह देखना, फिल्टर्स वगैरह चेक करना, फिल्टर्स वगैरह तब्दील करना अगर ख़राब हो। इंडोर के अंदर जो उसके ऊपर का कवर होता है, उस कवर के अंदर से देखना कि इसके अंदर हवा सही जा रही है नहीं जा रही, ये सारी चीज़ें जो है मेंटेनेंस में आती है। तो अगर किसी टाइम फिल्टर डस्टी हो जाए, गंदे हो जाए, तो फिर यही एयर कंडीशनर जो 1 टन एयर कंडीशनर की कैपेसिटी कहलाता है, यही एसी आपको 12,000 BTU का कूलिंग इफेक्ट नहीं दे सकेगा। हो सकते 9,000 दे, हो सकते 10,000 दे, हो सकते 9,500 दे, लेकिन 12,000 आपको नहीं दे सकेगा। तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि ये एसी जो है ये 1 टन ऑफ एयर कंडीशनर की कैपेसिटी का नहीं है, जिस वक्त ये गंदा होगा। ठीक है, नंबर 2 है रेफ्रिजरेंट इश्यूज। अगर एसी के अंदर रेफ्रिजरेंट के इशू होंगे, रेफ्रिजरेंट ज़्यादा है या कम है, रेफ्रिजरेंट यूनिट के अंदर ज़्यादा है या कम है, तो उससे भी आपका एसी 12,000 BTU का नहीं रह सकता। बल्कि अगर रेफ्रिजरेंट यहाँ पर कम हो तो उस सूरत में यही एसी आपको हो सकते हैं 9,000 BTU, 8,000 BTU, 6,000 BTU, 10,000 BTU कोई भी कूलिंग इफेक्ट दे सकता है, लेकिन कंप्लीटली 12,000 नहीं देगा। डिपेंड करता है कि कितना रेफ्रिजरेंट इसके अंदर कम है, उस पर इसका डिपेंड होता है। लो रेफ्रिजरेंट लेवल्स आर रेफ्रिजरेंट लीक्स कैन impair the system's ability to cool effectively. Refrigerant is vital for the heat exchanger process, and any imbalance can result in decreased efficiency. देखिए, यूनिट के अंदर रेफ्रिजरेंट कम होगा ना तो इसका एफिशिएंसी मुतासर होगा, ये एक्यूरेट बात है। ठीक है, नंबर 3 है हमारे पास इम्प्रॉपर साइजिंग। रूम की साइज से एसी का मुताबिकत ना रखना। किसी रूम के अंदर आपने एक एसी लगाया हुआ है और रूम छोटा है उस एसी के मुकाबले में या बड़ा है उस एसी के मुकाबले में, तब ही आपकी ये जो कूलिंग कैपेसिटी है या हीटिंग कैपेसिटी है ये यही मेंटेन नहीं होगी। क्या वजह है? क्योंकि अगर रूम बड़ा है और आपका इंडोर जो है ना, यानी आपके यूनिट की कैपेसिटी उसकी मुनासबत से छोटी है, तो उस रूम के अंदर आपको 12,000 BTU पर आवर की कैपेसिटी नहीं मिलती, जिसका मतलब इंडोर जब चलता रहेगा तो कुछ टाइम के बाद इसके सक्शन प्रेशर में इजाफा होगा, इवापोरेटिंग प्रेशर में इजाफा होगा, क्योंकि ये उस जगह की हीट को अपने बहुत ज़्यादा हीट को अपने अंदर जज़ब करता रहेगा, जिससे कि इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो इम्बेलेंस हो जाएगा और उस सूरत में भी आपका एयर कंडीशनर इनएफिशिएंट हो जाएगा, एफिशिएंसी उसकी ठीक नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम है? डक्ट वर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, पाइपों की मसाइल हो सकता है। पाइप अगर आपने बहुत ज़्यादा लंबा लगाया हुआ है तो भी आपका एयर कंडीशनर इनएफिशिएंट होगा। पाइप अगर आपने बहुत छोटा लगाया हुआ है, मतलब उसका लेंथ कम है, तो उस सूरत में भी आपका एयर कंडीशनर जो है ना वो इफेक्टिव नहीं होगा। पाइप के लिहाज से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि अमूमन हमारे लोगों के जहन में एक कन्फ्यूजन है कि पाइप को कितना लंबा किया जाए इंडोर से आउटडोर तक। तो याद रख लें, पाइप का जो लेंथ है वो कम से कम तकरीबन 6 फुट होना चाहिए, इससे कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो, मजबूरी हो गई तो फिर तो ज़ाहिर बात है हम 2 फुट भी लगा लें, लेकिन उससे आपके यूनिट के ऊपर बुरे असरात पड़ेंगे।
और पाइप का जो लेंथ है वो आपको तकरीबन 15 फीट से इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। 15 फीट से अगर आप इंक्रीज़ करेंगे ना तो एसी के एफिशिएंसी पे असर पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका एयर कंडीशनर चलेगा नहीं, आपका एयर कंडीशनर चलेगा, कूलिंग भी करेगा या हीटिंग भी करेगा, लेकिन इफ़िशियंसी उसकी मुतासर होगी। 15 फीट तक अगर आप इंडोर और आउटडोर के दरमियान में जो पाइपिंग का लेंथ है वो आप बढ़ा भी लें तो इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क यूनिट के ऊपर नहीं पड़ता। पाइपों के ऊपर मैंने अगली एक वीडियो जो है ना वो ऑलरेडी मेरी प्लान्ड है कि वो मैंने बनानी है कि पाइपों का अगर आप लेंथ बढ़ाते हैं तो उससे एसी के परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है, हमने उसको पीएच चार्ट की मदद से देखना है। ठीक है, सो पाइपों का आप सिर्फ इतना ही सीख लें कि कम से कम 6 फुट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 15 फुट ही होने चाहिए। Leaks, blockage or poor installation in the ductwork can affect the distribution of cooled air, reducing the efficiency of the overall system. इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि जिस वक्त आप इंडोर को इंस्टॉल करते हैं तो जब हम इंडोर की ट्यूबों को दीवार के अंदर से बाहर निकाल लेते हैं सुराख पर से, तो कभी कभार हमारे ये जो जहाँ पे बेंड आता है वो बेंड पर जो पाइपों का वॉल्यूम होता है वो थोड़ा सा पिचक जाता है, कम हो जाता है, जिससे कि रेफ्रिजरेंट का प्रेशर डिफरेंशियल पैदा हो जाता है। इंडोर की साइड पर प्रेशर थोड़ा सा और बनेगा और उस पिचकने की जो जगह है उससे आउटडोर की साइड की तरफ जो प्रेशर है वो थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। तो ये भी आपकी सिस्टम की एफिशिएंसी को मुतासर करता है और वो एसी फिर आपको 12,000 BTU का कूलिंग इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट नहीं दे सकेगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोस्टेट इश्यूज़, यानी एयर कंडीशनर के अंदर जो सेंसर लगे हुए हैं, अगर सेंसर आपके ठीक नहीं है या सेंसर जो है ना उसके ऊपर डस्ट आया हुआ है या सही प्रॉपर जगह पर लगे नहीं है तो उससे भी ये प्रॉब्लम होते हैं कि आपका यूनिट जो है ना वो टाइम पे ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं होगा, जिससे कि कभी कभार इंडोर के अंदर बहुत ज़्यादा लोअर कूलिंग होने की वजह से आइस वगैरह आता है, फ्रॉस्ट वगैरह आता है, जिससे कि हीट ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम होता है और हीट ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम होने से आपका यूनिट उस वक्त कूलिंग एफिशिएंसी या हीटिंग एफिशिएंसी सही तरह से नहीं दे सकेगा, जो कि 12,000 BTU ही है। तो उस सूरत में भी हमारे यूनिट की कैपेसिटी थोड़ी सी कम होगी आर्जी तौर पर। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब कि माहौलियाती तब्दीलियाँ। आपके एयर कंडीशनर के रूम के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ गई तो इससे भी आपका जो एयर कंडीशनर यूनिट है वो अपना जो 12,000 BTU का हरारत 12,000 BTU का हरारत जो है ना इसने 1 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र करना था रूम से आउटसाइड या आउटसाइड से रूम के अंदर, वो ये परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ठीक है, क्यों, वजह क्या है? क्योंकि इस जगह के अंदर, इस रूम के अंदर अगर हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो इंडोर के लिए जो है ना पॉसिबल नहीं है कि उस हीट को अपने अंदर जज़ब करके अपने रेफ्रिजरेंट को जो सुपर हीट है और जो सब कूल्ड है वो मेंटेन कर सके। तो इस वजह से कंप्रेसर तक जो आपका रेफ्रिजरेंट जाएगा वो बहुत ज़्यादा सुपर हीट होगा, जिसकी वजह से कंप्रेसर आपका बहुत ज़्यादा ओवर हीट होगा और ओवरलोड हो जाएगा, जिससे कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम फिर इम्बैलेंस होता है। तब तक इम्बैलेंस होता है जिस वक्त तक यहाँ पर जो टेम्परेचर है एम्बियंट का वो बहुत ज़्यादा रहे, तब तक ये इम्बैलेंस ही होता रहेगा। या आउटडोर के आसपास का एम्बियंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, गर्मियों में गर्मी अमूमन बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा 50 प्लस कर जाती है, तो उस सूरत में हमारे इलाके में फिर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पेश आता है कि यूनिट का जो बैलेंस है वो इनबैलेंस हो जाता है। या सर्दियों के अंदर आजकल जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो सख्त सर्दी है, सख्त सर्दियों के अंदर हमारे जो आउटडोर है वो सही तरह से उन एम्बियंट से हीट को सही तरह से कलेक्ट नहीं हो कर पा रहा, जिसकी वजह से कमरे के अंदर फिर सही तरह से हीट नहीं होगा। ठीक है, सो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इस पे इफेक्ट हो जाते हैं। डर्टी कॉइल्स, अगर कॉइल्स जो है ना वो साफ़ नहीं हो, जिस पे हमने ऑलरेडी एक पिछले स्लाइड में हमने बात की कि अगर कॉइल आपके डस्टी हैं, गंदे हैं, तो उस सूरत में भी आपका एयर कंडीशनर यूनिट जो है वो 12,000 BTU पर आवर की कैपेसिटी आपको नहीं दे सकेगा, बल्कि 9,000, 9,500, 10,000, 10,500 तक दे सकेगा। डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा ये कॉइल जो है ना ये गंदे हैं, इंडोर का या आउटडोर का। ठीक है, नंबर 7, एज ऑफ द सिस्टम। आपका सिस्टम कितना पुराना है। जो पहले ज़माने के हम एयर कंडीशनर इस्तेमाल करते थे, ज़ाहिरी बात है टाइम के साथ साथ जो कॉपर ट्यूब्स हैं, जो आउटडोर के अंदर कॉपर ट्यूब्स हैं, इनके अंदर जो हीट ट्रांसफ़र की एबिलिटी है उसमें भी कमी आती है। ज़ाहिरी बात है इसका लाइफ टाइम होता है एक, और लाइफ गुजरने के साथ साथ इसके जो
स्ट्रक्चर होता है ट्यूब का, ट्यूब में सख्ती आती हैं माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से, उन सख्ती की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र का रेट है वो भी थोड़ा सा कम ज़्यादा होता रहता है। तो इस वजह से अगर ज़्यादा पुराना सिस्टम होगा वो सिस्टम भी आपको 12,000 BTU पर आवर का जो कंप्लीट कैपेसिटी है वो आपको नहीं दे सकेगा, बल्कि थोड़ा सा कम देगा। इसके मुकाबले में जो नए सिस्टम होंगे वो आपको फिर कंप्लीटली 12,000 BTU का हरारत दे सकता है 1 घंटे के दौरान। ठीक है। नंबर 8 है इलेक्ट्रिकल इश्यूज, बिजली के मसाइल। प्रॉब्लम्स विद इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सच एज कैपेसिटर्स आर कंप्रेसर कैन इम्पैक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एसी यूनिट। अगर आपके घर के अंदर जो बिजली की चीज़ें लगी हुई हैं एसी से रिलेटेड, अगर वो ठीक नहीं होंगे, उसमें मसले होंगे, तब भी आपका एयर कंडीशनर सही प्रॉपर तरीके से कूलिंग इफेक्ट नहीं दे सकेगा या हीटिंग इफेक्ट नहीं दे सकेगा। बिजली के मसाइल में मतलब एसी के अंदर जो कैपेसिटर लगे होते हैं, जो कंप्रेसर के अंदर मोटर लगा होता है, जो आपके वोल्टेज जो बोर्ड से आ रहे होते हैं, अगर वो वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं, आपका जो तार है वो अगर बहुत ज़्यादा लंबा लगा हुआ है, तो उस वजह से ये बिजली के मसाइल आ सकते हैं, जिसकी वजह से कंप्रेसर आपका इफेक्ट होता है। और जब कंप्रेसर इफेक्ट होगा तो आपका एयर कंडीशनर का जो कूलिंग इफेक्ट देने की सलाहियत है या हीटिंग इफेक्ट देने की सलाहियत है ये भी मुतासर होगा। नंबर 9 ह्यूमिडिटी लेवल्स। अगर रूम के अंदर ह्यूमिडिटी कम होती है या बढ़ जाती है, उस सूरत में आपके एयर कंडीशनर को थोड़ा सा और मज़ीद हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि नमी को भी तो उसने कंट्रोल करना होता है। हाई ह्यूमिडिटी लेवल्स कैन मेक द एयर फील वार्मर एंड द एसी यूनिट मे नीड टू वर्क हार्डर टू मेंटेन कंफर्ट, पोटेंशियली रिड्यूसिंग एफिशिएंसी। अगर इस रूम के अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल ज़्यादा है तो इस रूम के अंदर से जो टेम्परेचर हमने कम करना है, हीट को बाहर निकालना है, उस सूरत में कंप्रेसर को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बिजली ज़्यादा खींचेगा और स्लाइटली जो आपका कंप्रेसर है वो थोड़ा सा ओवर हीट होगा। तो जिससे कि ओवर हीट होने की वजह से आपका कंडेंसर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा, कंडेंसिंग टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, इवापोरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट का सक्शन प्रेशर है, इवापोरेटिंग प्रेशर है, वो थोड़ा सा बढ़ेंगे। तो इस वजह से आपकी कूलिंग इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट में स्लाइटली थोड़ा सा जो है ना वो कमी बेशी हो सकती है। और नंबर 10 इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन। अगर एसी को आपने इंस्टॉलेशन का गलत तरीक़ेकार आपने किया हो, एसी को सही तरह से इंस्टॉल ना किया हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी यूनिट जो है वो प्रॉपर तरीके से 12,000 BTU पर आवर का कूलिंग इफेक्ट या इतना ही हीटिंग इफेक्ट ये आपको ना दे सके। देखिए इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन में क्या है, या तो आपने इंडोर यूनिट को बहुत ज़्यादा हाइट पे लगाया हुआ है, या आपने बहुत ज़्यादा लोअर लगाया हुआ है रूम के अंदर, या आपने लगाया तो सही है लेकिन उस एसी के मुताबिक जो रूम है वो थोड़ा सा ऊंचा है, लंबा है, उसका जो स्क्वायरल जो साइज़ है वो सही नहीं है। एक तरफ दीवारें जो है ना उसके अंदर स्पेस ज़्यादा है, दूसरी तरफ दीवारों के अंदर स्पेस कम है, तो ये एक इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन के प्रैक्टिस में ही आता है। तो इस सूरत में आपका जो यूनिट है वो सही तरह से प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा। दूसरी बात इसमें यह भी हो सकती है कि अगर आपके गलती की वजह से आपने रूम के अंदर एसी ऐसी सीमत पे लगाया हुआ है जो कि सामने बिल्कुल दरवाज़ा है और वो दरवाज़ा बार बार खुलता और बंद होता हो, तो उस सूरत में जो कूलिंग एयर है, जो कूल एयर है, उसका चूंकि वेलोसिटी जो फोर्स है वो दरवाजे की तरफ है, तो इस चीज़ का ज़्यादा इम्कान है कि ये एसी जो है ये दरवाजे की तरफ ही अपना जो कूल एयर का फोर्स है वो लगा रहा है। तो जब भी दरवाज़ा खुलेगा जो कूल एयर है उसके बाहर निकलने का चांस होता है, जो बाहर से वार्म एयर है, गर्म एयर है, वो अंदर आने का चांस होता है। तो कोशिश हमेशा से ये कर लिया करें कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी ना बन जाए, अगर दूसरी साइड पे कोई इंस्टॉलेशन फिटिंग सही आ सकती है तो दरवाजे के सामने बिल्कुल आपने इंडोर को इंस्टॉल नहीं करना है। ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में बताई कि इन चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे और इन चीज़ों पर आप प्रॉपर ख्याल करेंगे, तब आपका जो एयर कंडीशनर है वो एफिशिएंट 12,000 BTU पर आवर की कैपेसिटी ही दे सकेगा। अगर इन चीज़ों के अंदर चेंजेस आएंगे ना, तो बेशक आपका यूनिट 1 टन की कैपेसिटी के लिए ही डिज़ाइन है, लेकिन ये 1 टन नहीं होगा, या तो ये पौने टन होगा या हाफ टन होगा, या ये इन्हीं मसाइल की वजह से फिर आप प्रॉपरली कह सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी अभी इतनी जा रही है। सो आई होप कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बहुत यूज़फुल लगे होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो अनटिल टू नेक्स्ट वीडियो, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।